नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें और खास तौर पर बात करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म। 5 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी पोलिंग समाप्त। 5 बजे तक झारखंड में 67.59% और महाराष्ट्र में 58.22% मतदान। महाराष्ट्र बिटकॉइन मामले में छत्तीसगढ़ में छापेमारी। रायपुर में गौरव मेहता के ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के करहल में दलित लड़की की हत्या के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के नेता पर हत्या का आरोप। भाजपा ने कहा चुनाव को रक्त रंजित करना चाहती है सपा। गयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। पीएम गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से कर रहे हैं वार्ता। तो दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भी लेंगे भाग। रांची से गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारत की सांस्कृतिक और सिनेमाई विरासत का मनाया जा रहा है जश्न। ये थी इस समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात विधानसभा चुनावों की और मतदान की। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 12 जिलों की 38 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हो गया। इस चरण में कुल 528 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 67.59% मतदान दर्ज हुआ था। बोकारो में करीब 61%, देवघर में 72.46%, पाकुड़ में 75.88%, दुमका में 71.74% से भी अधिक मतदान हुआ है। तो वहीं गिरिडीह में 65.89%, गोड्डा में 67.24%, रांची में 72.01%, साहिबगंज में 65.63% और रामगढ़ में 71.98% मतदान हुआ है, जिसको भारी मतदान झारखंड के लिए कहा जा सकता है। तो जहां एक तरफ आजकल आधुनिकता का बोलबाला है, तो वहीं झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनका जो विधानसभा क्षेत्र बरहेट है, उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक विपरीत है। साथ ही वहां पर जो ब्लॉक मुख्यालय से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर स्थित विद्यालय की दोनों तरफ सड़क ही नहीं है। तो डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत का ये जायजा लिया है। बरहेट विधानसभा क्षेत्र का ये सुंदर पहाड़ी ब्लॉक है, जो आता तो गोड्डा जिले में है, लेकिन विधानसभा बरहेट है, जहां से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तीसरी बार, और वो हैट्रिक लगाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और अभी हम जहां पर मौजूद हैं, ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, +2 तक की यहाँ पढ़ाई होती है। और आप देखिए कि यहाँ मोटरसाइकिल हैं, स्कूटी हैं, हाथों में मोबाइल हैं, लेकिन बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है। ये तमाम लोग जमीन पर बैठकर, जो जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग हैं, यहाँ पर तकरीबन 70% संथाल और पहाड़िया आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो जमीन पर चटाई बिछाकर पेड़ों के नीचे खुले आसमान में बैठकर मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए पर्चियां बनाकर लोगों को दे रहे हैं। जमीन पर बैठकर क्यों तैयार कर रहे हैं? अब तो टेबल कुर्सी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, फिर जमीन पर बैठकर क्यों? जमीन पर बैठ के तो मजबूरी भी तो है। यहाँ जो है, यहाँ के हालात जो है ना, बिल्कुल ठीक उलट है और लोग बड़ी मजबूरी में जी रहे हैं। यहाँ के लोग सारे जो है काम के अभाव में, कुछ मैंने व्यवसाय के अभाव में जो है बाहर मजदूरी करने चले जाते हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, न कोई स्कीम चल रहा है, न कोई डेवलपमेंट का काम चल रहा है, न कुछ नहीं। सरकार जो है अपने काम में सारा उधर लिप्त है। ब्लॉक से मात्र 500 मीटर की दूरी पर अंदर है ये। उसके बाद भी देख रहे हैं कि ये जो स्कूल है, ना उधर सड़क है ना इधर सड़क है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस बारिश क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं एमएलए के रूप में। मैं सीएम तो बाद में बोलूंगा, एमएलए के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद भी
इस क्षेत्र का ये दुर्दशा है, ये तो दर्शाने लायक नहीं है, ये बहुत मतलब अक्षम्य है और इस सरकार को चला जाना बिल्कुल 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 ही जरूरी है। अगर आप मुलायम सिंह यादव का गांव देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र को देखें, तो एक जनप्रतिनिधि हर हाल में ये चाहता है कि उसके कंस्टिट्यूएंसी की तस्वीर बदले। तो ये उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार जो चुनकर आएगी वो सरकार इस क्षेत्र का विकास कायदे से कर पाएगी। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ सुंदर पहाड़ी, ब्लॉक बरहेट विधानसभा क्षेत्र। तो झारखंड में नई सरकार किसकी आएगी ये 23 नवंबर को पता चलेगा। और महाराष्ट्र में भी आज मतदान हुआ है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। महाराष्ट्र में 9 करोड़ से भी अधिक मतदाता 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों का भविष्य तय कर रहे हैं। राज्य में 5 बजे तक कुल 58.22% मतदान होने की खबर है। इस दौरान गढ़चिरौली जिले में सबसे ज्यादा 69.63% मतदान दर्ज हुआ। तो वहीं कोल्हापुर जिले में 67.97%, औरंगाबाद में 60.83%, चंद्रपुर में 64.48% वोटिंग हुई है। साथ ही लातूर जिले में 5 बजे तक 61.43%, लेकिन मुंबई सिटी में 49.07%, नागपुर में 56.06% से थोड़ा अधिक मतदान होने की खबर है। और आज जो महाराष्ट्र में बिटकॉइन का मामला चर्चा में रहा, तो छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम ने इस सिलसिले में छापेमारी की है। महाराष्ट्र बिटकॉइन मामले से जुड़े होने के बाद ईडी ने गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को गौरव मेहता के छत्तीसगढ़ के ठिकानों पर छापेमारी की, जो कथित तौर पर चुनावी राज्य महाराष्ट्र में बिटकॉइन लेन देन मामले से जुड़े हैं। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के तहत की जा रही है। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। अब बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव में एक बड़ी घटना सामने आई, जहां दलित लड़की की हत्या कर दी गई। लड़की की हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव पर लगा है। युवती कल शाम से लापता थी, तो परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस और परिजन लड़की को रात भर खोजते रहे, तो परिजनों की शिकायत पर 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सुबह लड़की का शव कंजहरा पुल पर मिला। मृतका के पिता का कहना है कि मुझे प्रधानमंत्री आवास मिला था, इसलिए बीजेपी को वोट दे रहे थे और आरोपी सपा को वोट देने का दबाव बना रहे थे। 3 दिन पहले मेरी बिटिया गंज जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चल, तो वहाँ नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए। तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जी प्रधान, तो बोलो ताकि हम वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे नाम तो रगिया कि तो रगिया बनाई दिए। और जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठाने को रात दिन में ढूंढो, रात में डंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई हवाई। तब बबलू नेताजी ने प्रधान को भाई कोठी में मलवाओ, मैंने की कहा बिटिया कहाँ करेगा तू बैठा लेगा, पूरे समझने ने देगी। तो मैं जो बोला हमें पता ही नहीं, तब गलो दबाओ, तब बहुत बुरी हालत करते रेप करके तब मोटी को मारता मेरी बिटिया को, बहुत बुरी हालत करके मारो। वाकई काफी गंभीर मामला है। और इस मामले में मैनपुरी के एसपी विनोद कुमार ने गुमशुदा युवती के शव बरामद होने की बात कही और इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
और इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के पुलिस द्वारा वोटरों को रोकने के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सपा ने हार मान ली है। सपा के लोग चुनाव को रक्त रंजित करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका उसे आगे कर दिया। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने करहल में जो दलित बेटी की हत्या हुई है उस पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपने गुंडों को नियंत्रण में रखना चाहिए। लाल टोपी वाले गुंडों का कृत्य एक बार फिर सबके सामने है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए, बाकी पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेंगे। और अब खबर केरल से, जहां करीब 600 किसान परिवारों की जमीनों पर वक्फ के दावे के खिलाफ भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है। वक्फ बोर्ड ने कोच्चि के नजदीक मुनाम्बम इलाके में 400 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर दावा कर दिया है, जिसके बाद भाजपा ने केरल की एलडीएफ सरकार से किसानों की सुध लेने की अपील की है। इसको लेकर भाजपा ने राज्य में अलग अलग स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही 1000 से भी ज्यादा चर्चों ने भी केरल वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केरल चर्च एसोसिएशन ने जमीन विवाद को लेकर वामपंथी सरकार की आलोचना की है। इसके बाद केरल सरकार ने भी अब इस मामले में जांच की बात कही है। एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। गयाना और बारबाडोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि डोमिनिका ने भी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की थी। तो गयाना पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान करेगा। तो वहीं बारबाडोस की ओर से भी पीएम मोदी को प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की सफल यात्रा के बाद गयाना के जॉर्ज टाउन पहुंचे और वहां पर उनका राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने खुद आकर स्वागत किया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति के साथ दर्जन भर कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 1968 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की गयाना की ये पहली यात्रा है। पीएम मोदी जॉर्ज टाउन में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इस क्षेत्र के साथ भारत की दीर्घकालिक मैत्री बढ़ाने के लिए कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। कल प्रधानमंत्री गयाना की संसद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना के दौरे पर जॉर्ज टाउन पहुंचे और जॉर्ज टाउन में होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने स्वागत किया। इस मौके पर ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री और बारबाडोस के प्रधानमंत्री के अलावा गयाना के 4 मंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी।
और वहीं इस मौके पर जॉर्ज टाउन के मेयर अल्फ्रेड मेंटोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहर की चाबी सौंपी। और प्रधानमंत्री मोदी ने होटल में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। इस दौरान भारतीय समुदाय काफी उत्साहित नजर आया। और होटल के भीतर भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। और अब बात रक्षा मंत्री के विदेश दौरे की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाओ पीडीआर की आधिकारिक यात्रा पर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 से लेकर 22 नवंबर तक 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाना है। अब बात आने वाले संसद सत्र की। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने 24 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगा। हालांकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर लोकसभा और राज्यसभा की कोई बैठक नहीं होगी। अगली खबर, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अजरबैजान में भारतीय राजदूत श्रीधरन मधुसूदन द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शिरकत की। कीर्तिवर्धन सिंह ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए लिखा कि COP29 के लिए अंतर मंत्रालयीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल हैं। उन्होंने लिखा कि हमारे जलवायु लक्ष्यों और कार्यों को आगे बढ़ाने के प्रति उनका ज्ञान, प्रतिबद्धता और परिश्रम बड़ी सराहना के पात्र हैं। एक और ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कुछ और बड़ी खबरें देखेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। मंगलवार को इग्नू ने 39वां स्थापना दिवस मनाया, तो इस मौके पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा साहेब अंबेडकर सभागार में यह कार्यक्रम हुआ। AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम ने स्थापना दिवस पर व्याख्यान दिया, तो मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार ने इस बात पर जोर दिया कि इग्नू में हर जन का विश्वविद्यालय, सभी के लिए एक विश्वविद्यालय की भावना को मूर्त रूप देते हुए वैश्विक शैक्षिक केंद्र बनने की क्षमता है। डॉक्टर सुकांतो मजूमदार से खास बात की है हमारी सहयोगी शैला निगार ने। 39 ईयर्स ऑफ फाउंडेशन डे, इतना लंबा समय हो गया शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हुए, कैसे देखते हैं? इतना बड़ा स्ट्रक्चर पूरे देश में चलाना, और सबसे बड़ी बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सोच हमने लाए हैं वो पहले से इसमें इनकलकेटेड है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इग्नू जैसे अभी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं, AI से लेकर मशीन कंप्यूटिंग से लेकर सारी चीज़ें जो आ रही है, इसको भी इनकॉर्पोरेट करेगी और कर रही है। आने वाले समय में क्या कुछ नए चेंजेस देख सकते हैं? इंडियन एजुकेशन को एट पर इंटरनेशनल एजुकेशन बनाने के लिए और इसमें अंतर्राष्ट्रीय लुक देने के लिए जो करना है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है और इग्नू भी उसमें सहभागी है। सर, अभी आपने प्रदर्शनी देखी, तमाम सारे नवाचार देखे, छात्रों के इस कौशल को आप कैसे देखते हैं? देश के विकास के लिए किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सालों से आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमने चालू किया, उसमें इस एक चीज़ की कमी थी कि इनोवेशन की कमी थी, जिसे नवाचार भी बोलते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है, इसमें जो मेन चीज़ है नवाचार को एजुकेशन में लाना, नए तरीके से हम सोचें, अपने समस्याओं का हम खुद समाधान निकालें, बाहर के देशों की तरफ ना देखते रहे कि उनके साइंटिस्ट क्या करेंगे और उसको लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना, यहाँ पे थोपना। इसको ख़त्म करके नई चीज़ें सीखे बाहर से, लेकिन भारत की समस्या भारत के द्वारा सलूशन हो, भारत के युवाओं के द्वारा सलूशन हो। और ये नवाचार जो आ रहे हैं, हमारे युवा दे आर इमेंसली टैलेंटेड है, तो दे आर इक्विप्ड इनफ टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ आवर इंडिजिनस प्रॉब्लम। युवा शक्ति जो है और युवाओं के जो नवाचार हैं वो देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में सहायक साबित हो सकते हैं। कैमरा पर्सन विश्व बंधु के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए। और अब बात गति शक्ति की। देश में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए, एकीकृत नेटवर्क बनाने और विकास परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के लिए बनाए गए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान यानी कि एनएमपी पोर्टल न सिर्फ देश में उद्योगों का विकास कर रहा है, बल्कि अब देश के शहरों को भी मौका दे रहा है कि वो अपने लिए लॉजिस्टिक प्लान तैयार कर सकें। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अपर सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने बताया कि उनके विभाग और देश के कई राज्यों के बीच अलग अलग शहरों के लिए विशेष सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार करने की सहमति बन गई है। Logistics was not a very important component to the entire thing. What this new city logistics plan concept has done is that to make it an integral part of the entire city's planning. But I'll still say it's a work in progress. I'll not say it's something out of the world thing which has happened, because it is still yet to unfold on ground, and how far the cities want to go, how far they want to adopt, how far they want to regulate, facilitate, will only be seen once it really gets unfold on the ground. और यही नहीं, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान यानी एनएमपी पोर्टल के दरवाजे अब निजी कंपनियों के लिए भी खुल सकते हैं। सरकार के इस कदम से प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। वर्तमान में ये बुनियादी ढांचा प्लेटफॉर्म केवल सरकारी विभागों और राज्य एजेंसियों के लिए ही सुलभ है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अपर सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने बताया कि उनका विभाग निजी कंपनियों के लिए भी पोर्टल को खोलने पर विचार कर रहा है। There has been a discussion for some time because of utility of this portal and to plan it in a really holistic manner. Besides government, private sector should also come. So that work is on, but by when it will be really open to the private sector, that timeline is difficult to tell, but we are moving towards the direction. How it will get opened, what type of layers it will get opened, and by when. So that I think take some more time. अगली खबर, भारतीय सेना ने गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया। तटरक्षक बल, वायुसेना, नौसेना और राज्य आपदा मोचन बलों द्वारा आपदा प्रतिक्रिया के इस अभ्यास का नेतृत्व थल सेना ने किया। वास्तविक चक्रवात की स्थिति में तालमेल सुनिश्चित करने के लिए चॉपर, खोजी कुत्ते और ड्रोन तैनात किए गए। पेश है हमारी संवाददाता नंदिता डागर की ये खास रिपोर्ट। संयुक्त विमोचन 2024 ये एक मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज है जिसकी लीड आर्मी कर रही है, और ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ यानी कि आपदा में राहत और बचाव की ड्रिल हो रही है, जो कि गुजरात के पोरबंदर के तट पर हो रही है। इसमें एक सिनेरियो बनाया गया है कि गुजरात के पोरबंदर तट पर एक बड़ा भारी साइक्लोन आया है, जिससे घर तबाह हो गए हैं, डूब गए हैं और कैजुअलिटीज को इवैक्यूएट भी करना है। तो इस एक्सरसाइज संकट विमोचन में 10 मित्र देश भी यहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पर, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए। और इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि जो विभिन्न एजेंसीज हैं जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, डिस्ट्रिक्ट की एजेंसीज और पुलिस, मौसम विभाग, इनके बीच में कोई गैप्स न रह जाएं और इनके बीच में बहुत अच्छा तालमेल और समन्वय रहे।
तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 में एक मोबाइल ऑपरेशन थिएटर, एक हॉस्पिटल ऑन व्हील्स वो भी था, वो सेटअप किया गया। जॉइंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेट किया गया। सेना ने बेली ब्रिज और सर्वत्र ब्रिज लगाए क्योंकि सारे के सारे आवाजाही के रास्ते खत्म हो गए थे। कैजुअलिटीज को कैसे इवैक्यूएट किया गया, उन्हें जेमिनी बोट्स जो कि इन्फ्लेटेबल होती हैं उनके ज़रिए सी ब्रिज में नेवी की एक शिप INS तलवार को एक हॉस्पिटल शिप में कन्वर्ट किया गया था, वहाँ से उन्हें इवैक्यूएट किया गया। हेलीकॉप्टर्स Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग के द्वारा जवान नीचे आए और उन्होंने छत पर जो लोग मकानों की छतों पर थे उसको सिमुलेट किया कि कैसे उन्हें विंच अप किया जाएगा, जिप लाइन के थ्रू कैसे उन्हें उस ऊंची बिल्डिंग से निकाला जाएगा। तो एक तरह से ऐसे सिनेरियो जब सारे के सारे ब्रिजेस ढह जाते हैं, रोड्स खराब हो जाते हैं, एक तरह से एक पूरा का पूरा इलाका कट जाता है, उसे कैसे एयर ब्रिज और सी ब्रिज के जरिए कैसे उसे जोड़ा जाए, वहां पर लोगों को कैसे बचाया जाए, ये इस संकट विमोचन एक्सरसाइज में दिखाया गया। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ पोरबंदर से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज के लिए। तो ये खास रिपोर्ट आपने देखी और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।